आप देख रहे हैं पीवीएन न्यूज, मैं हूं शब। सीएम योगी आदित्यनाथ मिशन रोजगार के तहत हुए नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां सीएम योगी ने 233 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र दिया, जहां पुलिस में चयनित आरक्षियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। बता दें कि खिलाड़ी कोटे से इन आरक्षियों का चयन हुआ है, जहां ब्रजेश पाठक और सुरेश खन्ना भी साथ मौजूद रहे। वहीं प्रदेश के कुशल खिलाड़ियों को रोजगार भी मिला। इस अवसर पर चयनित सभी इन कुशल खिलाड़ियों का मैं उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हृदय से स्वागत करता हूं। इनका हृदय से मैं बधाई देता हूं। मेरे लिए आज का अवसर अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के माध्यम से न केवल उत्तर प्रदेश के कुशल खिलाड़ियों को, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त की, उन्हें पुलिस बल का हिस्सा बनाया जा रहा है, बल्कि देश के अलग अलग भागों से भी कुशल खिलाड़ी उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बन रहे हैं। अपने देश के लिए खेलता है तो पूरे देश से वह उम्मीद भी रख करता है कि पूरा देश भी उसके बारे में सोचे। ये पहली बार नहीं हुआ। याद करिए, टोक्यो ओलंपिक में या पैरालंपिक में जिन खिलाड़ियों ने देश के लिए मेडल जीते थे, वे चाहे कहीं के भी थे, देश के अंदर के किसी भी राज्य के थे। टोक्यो ओलंपिक के सभी मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को हम लोगों ने लखनऊ में आमंत्रित करते हुए उनका सम्मान दिया था और नगद राशि भी उन्हें राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाई थी। मिजोरम के सायरोंग में दर्दनाक दुर्घटना घटी है। यहां आइजोल के निकट सायरोंग में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज आज ढह गया। इस घटना में करीब 17 श्रमिकों की मौत हो गई है, वहीं कई मजदूर घायल हुए हैं। घटनास्थल पर बचाव कार्य जारी है। बता दें कि इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने दुर्घटना पर दुख जताया और मृतकों के परिवारजनों के लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया है। वहीं घायलों के लिए 50,000 रुपए की मदद की घोषणा भी की है। बता दें कि मिजोरम के सीएम जोरामथांगा ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने इस घटना पर दुख जताया है और जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने हादसे के बाद घायलों की मदद के लिए आगे आने वाले लोगों का शुक्रिया भी जताया है। चंद्रयान 3 मिशन पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा है कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं वैज्ञानिकों को अग्रिम बधाई देता हूं। बता दें, उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड हो। बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम अपने वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, देश को बधाई देते हैं, एडवांस में बधाई देते हैं और सरकार को बधाई देते हैं। हम सबके हाथ परमपिता परमेश्वर की ओर जुड़े हुए हैं, हमारे पूरे नेतृत्व के हाथ जुड़े हुए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पूरी इंडिया के हाथ जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि चंद्रयान सफलतापूर्वक लैंड करे और जो उसका उद्देश्य है, उस उद्देश्य में वो सफल हो। और इस मौके पर हम अपने उन सब महामनुष्यों को भी प्रणाम करना चाहेंगे जिन्होंने इसका सपना देखा था। जब गरीब देश था, सुई नहीं बनती थी, विभाजन की बीच का जूझ रहा था, उस समय अंतरिक्ष की कल्पना की थी जिन्होंने, उस समय परमाणु शक्ति की कल्पना की थी, उस समय तकनीकी मिशन, वैज्ञानिक मिशन, कृषि मिशन, दुनिया भर की चीजें लॉन्च करने का काम किया था। तो उन मनुष्यों को भी प्रणाम करते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के जिन लोगों का उस समय योगदान रहा, जो सक्सेसिव गवर्नमेंट रही, जिन लोगों ने जो है इसमें योगदान देने का काम किया, हम उन सबको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। देश कृतज्ञ राष्ट्र उनको भी प्रणाम करता है, अपने वैज्ञानिकों को भी प्रणाम करता है जिन्होंने सफलताएं असफलताएं आई, लेकिन असफलताओं से हिम्मत और दुगनी करके अपने अभियान में जुटे रहे। आज उन्हीं के उसका परिणाम है कि हम ये दिन देखने की कल्पना कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स समिट के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक जारी है। वहीं समिट के बाद ब्रिक्स लीडर्स बुधवार को समिट के बाद एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले मंगलवार को 15वीं BRICS समिट के तहत बिजनेस फोरम इवेंट आयोजित हुआ। हालांकि इनमें चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग शामिल नहीं हुए। वहीं फोरम में चीन के प्रतिनिधि ने कहा है कि जिनपिंग ने ब्रिक्स के विस्तार की बात कही है, जिससे इंटरनेशनल बॉर्डर को और मजबूत किया जा सके। चीन हेजीमनी यानी हर जगह अपने दबदबे की चाहत नहीं रखता है, ये हमारे DNA में नहीं है। बता दें कि वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समिट में शामिल होने के लिए जोहान्सबर्ग नहीं पहुंचे हैं। हालांकि वो वर्चुअली हिस्सा ले सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार दोपहर जोहान्सबर्ग पहुंचे थे। यहां उनका स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को आवास का नमूना देने का निर्देश दिया गया था। बता दें कि आजम खान पर साल 2007 में बसपा प्रमुख मायावती के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाला भाषण देने और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है। इसी मामले में निचली अदालत ने इन्हें अपनी आवास का नमूना देने के निर्देश दिए गए, जिसमें भाषण से मिलान कराया जा सकता है। जी हाँ, बता दें कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान के खिलाफ 7 अगस्त 2007 को विधानसभा चुनाव में भाषण के दौरान टांडा थाने में दलित समाज के प्रति आपत्तिजनक और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप में बसपा नेता धीरज कुमार शील ने मुकदमा दर्ज कराया था। इससे विभिन्न वर्गों के लोगों में चतुरता को बढ़ावा दिया है और लोगों के बीच दुश्मनी या नफरत पैदा करने, धर्म, जाति और भाषा के आधार पर बांटने का प्रयास किया है। जहां पुलिस ने विवेचना के बाद मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है, जहां पिछले दिनों हाई कोर्ट ने सपा नेता की रिट को खारिज करते हुए आवास का नमूने देने के आदेश दिए हैं। इस मामले में MP MLA कोर्ट ने पिछले दिनों विधि विज्ञान प्रयोगशाला को सपा नेता की आवास का सैंपल लेने के आदेश भी दिए हैं। जहां विधि विज्ञान प्रयोगशाला ने इस मामले में 25 अगस्त को प्रयोगशाला में आवास का नमूना लेने की तारीख तय की थी। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जहां उन्हें राहत दी गई। बता दें कि पिछले दिनों प्रयोगशाला की ओर से आवाज का नमूना लेने के लिए समय तय किए जाने के बाद स्थानीय स्तर पर सपा नेता को भी अवगत करा दिया गया था। जहां लखनऊ की विधि विज्ञान प्रयोगशाला में नमूना लेने के लिए पुलिस प्रशासन ने अपने स्तर से तैयारी शुरू कर दी।